ओके, सो वी आर स्टार्टिंग ग्रुप 2 एंड 17। तो सबसे पहले ग्रुप 2 की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। रिएक्टिविटी ग्रुप 2 की इंक्रीज होती है। लाइक आई वाज टेलिंग यू गाइस, ग्रुप 2 की रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। कौन आया है? मैं कह रहा था कि ग्रुप 2 की रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। उसकी रीजन ये है कि ग्रुप 2 और ग्रुप 1 दोनों मेटल्स होते हैं, और डाउन द ग्रुप हमें पता है कि एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। जब एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो इट गेट्स इजियर टू लूज इलेक्ट्रॉन्स फॉर दीज मेटल्स। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। जब एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है तो इट गेट्स इजियर टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो रिएक्टिविटी ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की बढ़ती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अब ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं मैग्नीशियम टू कैल्शियम टू स्ट्रॉन्शियम टू बेरियम। अब बेरियम सबसे नीचे है इनमें से, राइट? तो बेरियम इज गोइंग टू बी मोस्ट रिएक्टिव। डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इनकी इंक्रीज करती है। तो अगर ये रिएक्शन हो रहा है कि मैग्नीशियम और ये सारे लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और अपने अपने ऑक्साइड बना रहे हैं, सो दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, अच्छा। उसके बाद इनके पानी के साथ रिएक्शन है ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के। पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो अपने अपने हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह से एल्कली मेटल्स करते हैं, पानी में डिजॉल्व होते हैं और अपने हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। अब इनके कुछ ट्रेंड्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले ये तो आपको पता ही है कि रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ रही है तो ऑब्वियसली रिएक्शंस भी डाउन द ग्रुप विगरस होते जाएंगे। तो जो बेरियम के रिएक्शंस होंगे दे आर गोइंग टू बी मच मोर विगरस एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, बिकॉज इनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। ठीक है, ये जितने भी हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं ग्रुप 2 के, इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। इसका मतलब ये है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो मोस्ट सॉल्युबल होगा, और जो आपका इधर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा इनमें से वो लीस्ट सॉल्युबल होगा। क्यों करती है ये आप पढ़ेंगे जब आप A2 में जाएंगे। फॉर नाउ यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ग्रुप 2 के, देयर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ओके, एंड एज फार एज सल्फेट्स आर कंसर्न, तो ग्रुप 2 के जो सल्फेट्स होते हैं, ग्रुप 2 के जो सल्फेट्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। यानी कि बेरियम सल्फेट जो है वो लीस्ट सॉल्युबल होगा, बेरियम सल्फेट लीस्ट सॉल्युबल होगा, और मैग्नीशियम सल्फेट मोस्ट सॉल्युबल होगा। एग्जैक्टली ऑपोजिट टू हाइड्रोक्साइड्स। रिपीटिंग अगेन, ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, which makes magnesium hydroxide least soluble and barium hydroxide most soluble। और जो ग्रुप 2 के सल्फेट्स होते हैं उनका डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है सॉल्युबिलिटी का, तो ऊपर से नीचे डिक्रीज करती है उनकी सॉल्युबिलिटी, which makes magnesium sulfate most soluble and barium sulfate least soluble। we already know कि barium sulfate कासो पासो पासो पढ़ा था ना हमने ओ लेवल्स में, जो BSO4 होता है वो insoluble होता है, हमने पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, उसके बाद आती है कार्बोनेट्स की थर्मल डिकम्पोजिशन। जो ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स हैं, जब आप उनको ब्रेक करते हो, ग्रुप 2 के मेटल कार्बोनेट्स को ब्रेक करते हो तो उनका ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये हमें ये वाला रिएक्शन तो पता ही है, कैल्शियम कार्बोनेट जब ब्रेक होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बाकी सब भी बिल्कुल वैसे ही करता है। ठीक है, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का आपको पता होना चाहिए। थर्मल स्टेबिलिटी से क्या मतलब है? थर्मल स्टेबिलिटी मीन्स हाउ easily can it break, how easily can each metal carbonate break. If a metal carbonate has high thermal stability, it means that it does not break easily. And if a metal carbonate has low thermal stability, that means it can be broken down easily। इसका भी ट्रेंड है। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी दैट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी, बिकॉज द मेटल्स मैग्नीशियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम एंड बेरियम, दे आर गेटिंग मोर रिएक्टिव। तो जब बेरियम कार्बोनेट के साथ इसने ज्वाइन किया हुआ ना, तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बॉन्ड मच टाइटर एंड मच स्ट्रॉन्गर। तो बेरियम कार्बोनेट को ब्रेक करना मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम कार्बोनेट। सो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप।
which means barium carbonate will be most difficult to break and magnesium carbonate will be least difficult to break. ठीक है, सेम सिचुएशन नाइट्रेट्स की है। जब ये नाइट्रेट्स ब्रेक होते हैं तो अगेन मेटल ऑक्साइड बनता है। जब कार्बोनेट्स ब्रेक हो रहे थे तो मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी। जब नाइट्रेट ब्रेक होते हैं तो मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ब्राउन कलर होगी ऑब्वियसली क्योंकि NO2 का कलर ब्राउन होता है। इनकी भी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज ही करती है डाउन द ग्रुप। Okay, which means that barium nitrate is going to be is going to have greatest thermal stability and they'll be most difficult to break. अब I just have to summarize it. जो हमने ट्रेंड सीखे हैं उसमें क्या है, सबसे पहला ट्रेंड ये है कि रिएक्टिविटी का। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। क्यों करती है? बिकॉज एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा होता है, इट गेट्स ईजियर टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, तो डाउन द ग्रुप रेडियस बढ़ रहा होता है तो इट गेट्स ईजियर टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको ओ लेवल से याद हो तो ग्रुप 1 के मेटल्स की भी रिएक्टिविटी इंक्रीज करती थी डाउन द ग्रुप फॉर द सेम रीजन। ओके, द सेकंड ट्रेंड दैट वी स्टार्टेड वाज के जो ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स हैं, देयर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, राइट? एंड देन जो ग्रुप 2 के सल्फेट्स हैं, देयर solubility decrease down the group. And then we talked about the thermal stability. Thermal stability of group 2 carbonates and nitrates increase down the group because reactivity of metals are increasing. So the carbonate, तो barium जो carbonate या nitrate बनाएगा, that is going to be most stable. ठीक बच्चों, ग्रुप 2 तक बताओ प्रॉब्लम। Any issues until group 2? This was one chapter. Okay, I'm a और कौन है? Okay. Okay. अब आते हैं ग्रुप 17। दीज आर द थिंग्स दैट यू ऑलरेडी नो फ्रॉम ओ लेवल्स के जो फ्लोरीन होता है वो पेल येलो होती है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो होती है, ब्रोमीन ऑरेंज ब्राउन होती है, आयोडीन एंड एसिटिन इज ब्लैक। कलर्स जो हैं वो डार्कर होते जाते हैं डाउन द ग्रुप। हमने ओ लेवल्स में पढ़ा था। इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ते जाते हैं, ऑब्वियसली बढ़ते जा रहे हैं ना, क्योंकि ये दोनों गैसेज हैं, ये लिक्विड है और ये दोनों सॉलिड हैं। इसका क्या मतलब है? फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती जा रही हैं और फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन का डायरेक्ट लिंक क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन सबसे कम है इनमें से, एस्टेटिन के सबसे ज़्यादा हैं। दैट्स वाई एस्टेटिन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। इस वजह से चेंज ऑफ स्टेट भी हो गया हुआ उनका। ठीक है, और वॉलेटिलिटी भी डिक्रीज करेगी क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहे हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहे हैं, तो वॉलेटिलिटी डिक्रीज करेगी। बिकॉज वॉलेटिलिटी होती क्या है? इट्स द एबिलिटी ऑफ अ लिक्विड टू बी कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर्स। तो अगर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं तो इट मीन्स इट इज गेटिंग डिफिकल्ट टू वेपराइज अ लिक्विड, राइट? तो वॉलेटिलिटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। वी हैव डन दिस इन ओ लेवल्स। नाउ वी नो दैट ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं, दे लाइक टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, राइट? और इलेक्ट्रॉन्स गेन करने का मतलब है दे लाइक टू गेट रिड्यूस्ड, राइट? ग्रुप 17 के एलिमेंट्स वुड लाइक टू गेट रिड्यूस। अगर खुद रिड्यूस हो रहे होंगे तो दूसरों को क्या कर रहे होंगे? ऑक्सीडाइज कर रहे होंगे। तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स लाइक टू बी ऑक्सीडाइजिंग agents. Group 17 elements are oxidizing agents because they want to get reduced, right? ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट में 7 होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, राइट? अब ये देखो, अब इसमें से फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड आयोडीन इज द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो, साइज बढ़ता जा रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता जा रहा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे इनर शेल्स में, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना ना मुश्किल होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करना ना मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, एक तो ये रीज़न है कि जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो साइज़ बढ़ता है। साइज़ बढ़ने से मतलब ये है कि अंदर वाले शेल्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है। जब रिपल्शन होती है तो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में ऐड करना मुश्किल होता जाएगा।
एक ये रीज़न है। दूसरी रीज़न ये है कि हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होगी, क्योंकि साइज़ बढ़ता जाएगा, इट विल गेट डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी? द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होती जाती है, ठीक है, व्हिच मीन्स कि इट गेट्स मोर डिफिकल्ट टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस इज़ द रीज़न व्हाई हमने ये ओ लेवल्स में पढ़ा भी था कि हैलोजेंस जो होते हैं या ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं, देयर रिएक्टिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। दिस इज़ द रीज़न, their reactivity decrease down the group because electronegativity decrease कर रही होती है down the group. So fluorine is going to be most reactive, fluorine is going to be most reactive, and iodine is going to be least reactive, और एस्टेटीन होता है यहाँ पे, that is going to be least reactive. ठीक है, इनके हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस हैं, कुछ भी नहीं है। हाइड्रोजन फ्लोराइड बना रहे हैं, HCl बना रहे हैं, HBr बना रहे हैं, HI बना रहे हैं, ये सारी के सारे पानी में डाल दो तो एसिड्स बनते हैं। राइट नाउ दे आर गैसेस, ठीक है। HCl भी, आई होप यू नो कि HCl इज अ गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। इन सबको जब पानी में डालते हैं और ये अपने हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, देन दे आर नोन एज एसिड्स। ओके, दिस इज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड। ठीक है, इनके आपको ट्रेंड पता होने चाहिए कि आपका फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव है, आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव है, तो दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट विगरस रिएक्शन, और आखिरी वाला इज गोइंग टू बी लीस्ट विगरस रिएक्शन। ठीक है, जो ऊपर वाला है वो कूल डार्क कंडीशंस में भी एक्सप्लोसिवली रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरा वाला जो एक्सप्लोसिवली तो रिएक्ट करता है लेकिन सनलाइट में करता है। तीसरा जो है वो हीट करने पे, फिर हीट करने के बावजूद स्लोली रिएक्ट कर रहा है। और चौथा तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर बना रहा है। इक्विलिब्रियम मिक्सचर का बनने का मतलब ये होता है कि रिवर्सिबल हो गया रिएक्शन, यानी कि आगे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है। दैट एक्चुअली शोज दैट द रिएक्शन इज एक्सट्रीमली स्लो। इक्विलिब्रियम रिएक्शंस वो होते हैं जो एक्चुअली स्लो होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर अनएबल टू पिक अ साइड ना, कि वो एक साइड में मूव ही नहीं कर पा रहे। ओके, हाइड्रोजन इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। अच्छा, अब हैलाइड्स को ना आप टेस्ट कर सकते हो, यानी कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड को ना टेस्ट कर सकते हो आप विद डिफरेंट थिंग्स। देखो, अगर मैंने क्लोराइड की प्रेजेंस को टेस्ट करना है या ब्रोमाइड को करना है या आयोडाइड को करना है, तो मैं उसमें डालूंगा सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट डालूंगा तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा, और सिल्वर क्लोराइड का हमें पता है कि वाइट प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, अगर ब्रोमाइड होगा, सिल्वर नाइट्रेट डालिए तो सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा, उसके क्रीम प्रेसिपिटेट होता है। और अगर आयोडाइड होगा, सिल्वर नाइट्रेट डालोगे तो पेल येलो प्रेसिपिटेट होंगे, सिल्वर आयोडाइड बनेगा। ठीक है, तो दिस इज सिल्वर नाइट्रेट इज बेसिकली यूज टू आइडेंटिफाई के एक सोल्यूशन में कौन सा हैलाइड आयन है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है या आयोडाइड है। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, पहला लेवल ठीक तो है, वो लेवल तक हमने पढ़ा भी था, हम सिल्वर नाइट्रेट डालते थे। क्लोराइड और आयोडाइड की तो हमने टेस्ट भी याद किए थे एनाइंस के लिए। लेकिन मसला ये है, जो वाइट, क्रीम और पेल येलो जो तीन कलर्स है ना, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। और अगर आपकी टेस्ट ट्यूब स्पेशली अगर दोबारा यूज़ हो रही है, रिपीटेडली यूज़ हो रही है, गंदी है, अगर पुरानी है, तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन पेल येलो एंड क्रीम कलर। फिर वो सब्जेक्टिव हो जाता है, किसी को कोई कलर पेल येलो लग रहा होगा, किसी को वो कलर क्रीम लग रहा होगा, हो सकता है किसी को वो कलर वाइट लग रहा हो, यू नो। इसको फर्दर हम इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास एक वही टेस्ट ट्यूब थी, ठीक है, कोई कलर आ गया लेट से, उसके बाद हम उसमें डाइल्यूट अमोनिया डालेंगे। अगर डाइल्यूट अमोनिया डाली और प्रेसिपिटेट डिजॉल्व हो गया, इसका मतलब है क्लोराइड है। नहीं हुआ, इसका मतलब है या तो ब्रोमाइड है या आयोडाइड है। उसके बाद आप कंसनट्रेटेड अमोनिया डालोगे, और कंसनट्रेटेड अमोनिया डालने के बाद अगर डिजॉल्व हो गया तो ब्रोमाइड है, नहीं हुआ तो आयोडाइड है। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। डाइल्यूट अमोनिया में सिर्फ क्लोराइड डिजॉल्व होता है, कंसनट्रेटेड अमोनिया में ब्रोमाइड डिजॉल्व होता है। ओके, बच्चों यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम यहाँ तक?
ओके ग्रेट। अच्छा, नाउ देयर इज अ रिएक्शन नोन एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये हर 2 पेपर्स में आपको एक दफ़ा तो क्वेश्चन में मिलेगा आपको आया हुआ, या तो एमसीक्यूज में मिलता है या आपको पेपर 2 में मिल जाता है, लेकिन ये आता ज़रूर है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ अ रीडॉक्स रिएक्शन। इसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा होता है और रिड्यूस भी हो रहा होता है। और ये आपके सिलेबस में सिर्फ एक रिएक्शन है इस तरह का, क्लोरीन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, इसमें एक ही एलिमेंट यानी कि क्लोरीन होता है, वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा होता है, रिड्यूस भी हो रहा होता है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन में 2 कंडीशंस में ये रिएक्शन होते हैं। एक, क्लोरीन को आप कोल्ड अल्कली में डालते हो, ये डाला मैंने, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरेट और वाटर बनता है। ये आपको याद करना पड़ेगा रिएक्शन। ठीक है, इसको अगर मैं इसकी चार्जेस की फॉर्म में लिखूं, ये देखो, क्लोरीन बेसिकली जीरो से, यहाँ से देख लो, क्लोरीन यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे -1 है। ठीक है, और यहाँ पे देख लो, इसका चार्ज निकालना है। लेट से मैंने कैसे निकालूं, +1 प्लस एक्स, क्लोरीन का निकालना है ना, और -2 इज इक्वल टू 0, तो x विल बी इक्वल टू 2 -1 विल बी +1। तो यहाँ पे क्लोरीन का चार्ज क्या है, +1। तो क्लोरीन 0 से -1 पे भी जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन भी किया इसने, और क्लोरीन 0 से +1 पे भी जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज भी किया इसने। तो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। दैट्स व्हाट इज नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। उसके बाद जब हॉट अल्कली के साथ रिएक्शन होता है, तब फिर ये रिएक्शन होता है। सोडियम क्लोराइड के साथ ही NaClO3 बनता है। कोल्ड अल्कली में NaClO बना था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या चेंज हुई है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। क्लोरीन यहाँ पे 0 था, यहाँ पे -1 है। यहाँ पे क्या है, +1 प्लस एक्स +3, ऑक्सीजन पे -2 होता है, ओवरऑल चार्ज 0 है। x -6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 6 -6 प्लस 1 -5 इज इक्वल टू +5। तो क्लोरीन पे चार्ज क्या है, +5। तो अगेन 0 से -1 पे जा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है। 0 से +5 पे जा रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो सेम एलिमेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड एट द सेम टाइम। ओके, हेलो। ये वाले ग्रुप 17 के जो रिएक्शंस है ना, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक ये रिएक्शन है, और ये जो हम आगे पढ़ने वाले हैं ये रिएक्शन है, ये बार बार यही पूछते जाते हैं। हैलाइडाइंस के रिएक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ये सबके करेंगे हम, सोडियम क्लोराइड भी करेंगे, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, सबके H2SO4 के साथ रिएक्शंस। ठीक है, अब जिस तरह ये देखो, सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म दिस एंड दिस। अगर इसी तरह से अगर मैं सोडियम लेट से ब्रोमाइड कर लूँ, और वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो भी क्या करेगा, NaHSO4 बनाएगा, और साथ में HCl की जगह HBr बन जाएगा। फ्यूम्स का कलर चेंज हो जाएंगे। Na करूँगा, वो भी H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, NaHSO4 बनाएगा, अब HBr की जगह HI बन जाएगा। ठीक है, ये वाला जो रिएक्शन है, ये HCl, अब देखो HCl का मैंने आपको बताया था, जब भी आएगा वाइट फ्यूम्स बनेंगे इसके। जिस रिएक्शन में भी HCl बन रहा होगा, अगर उसकी ऑब्जर्वेशन मांगेगा तो वाइट फ्यूम्स लिख देना। सही है, अब ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाता है NaCl और एसिड का। लेकिन अगर मैं NaBr को रिएक्ट करवाऊँ ना, तो पहला स्टेप तो वही है जो मैंने अभी लिखा था, HBr बन जाता है बस HCl की जगह। बट ये रिएक्शन यहाँ पे रुकता नहीं। ये जो HBr बनता है ना, ये दोबारा एसिड के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, ब्रोमीन बना देता है, SO2 बनती है और वाटर बनता है। सेम गोज विद सोडियम आयोडाइड। अब उस केस में भी HI बन गया, पहला रिएक्शन जो मैंने लिखा था अभी। लेकिन यहाँ पे रुकता नहीं है रिएक्शन, ये HI दोबारा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और आयोडीन बना देगा। जिस तरह से जब ये HBr के साथ रिएक्ट कर रहा था तो क्या बन रहा था, Br2 बन रहा था, SO2 बन रहा था, वाटर बन रहा था। हैं एक जैसे ये रिएक्शन, वो मसला नहीं है, हैं एक जैसे ये रिएक्शन।
ठीक है, लेकिन ये पहले रिएक्शन में ऐसा नहीं हुआ। अगर तुम लोग देखो तो जो पहला रिएक्शन है जिसमें NaCl लिया, HCl फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। उसकी रीजन ये है कि वो खुद जो है वो खुद ही काफ़ी जो है वो, इवन सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन फिर भी वो HCl को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता क्योंकि HCl इज इटसेल्फ प्रीटी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये आपके 2 चैप्टर्स थे। जी बच्चों, एनी क्वेश्चंस? बच्चों क्वेश्चंस? आईएमआ P1 पे थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। P1 अब तब करो जब P2 पे आपकी अच्छी ग्रिप हो जाए। या यू आर गोइंग टू फाइंड P1 डिफिकल्ट, P1 डिफिकल्ट ही होता है, बट P1 तब आसान होता है अगर आपके P2 पे अच्छी ग्रिप आ जाए। इफ यू रिमेंबर ओ लेवल्स में भी ऐसे ही था। पेपर 2 जो था उस जब तक वो अच्छा नहीं होना शुरू हुआ ना, P1 अच्छा नहीं होता। लेकिन हमारे प्राइमरी जो होता है वो, हाँ दिखाने लगा हूँ तुम लोगों को पेपर 2। तो मसला है अभी करने में? मसला तो नहीं है ना अभी करने में? नहीं सर, कोई मसला नहीं है। अभी साथ ही हो जाएगा, छोटे ही हैं चैप्टर्स, इतने ज़्यादा नहीं है। अजीम, कर लो रिवाइज, ऑल राइट, करना चाहिए। अब ये बात हमेशा याद रखो कि ए लेवल्स में यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर द AS ओ लेवल स्टफ। ओके, इट्स नॉट लाइक ओ लेवल्स करके आ गए और आप फारे हो। यू आर गोइंग टू रिक्वायर नॉलेज फ्रॉम ओ लेवल्स, दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम ओ लेवल्स। देखो मोल्स वहां से आ रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो उसमें वहां से बोरो कर रहा है, केमिकल बॉन्डिंग सारा बोरो हो रहा है। टॉपिक्स तो वही है हमारे, काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन, वो सारा बोरो हो रहा है। वहाँ पे चीज़ें सिर्फ ऐड हो रही है, इक्विलिब्रिया बोरो हो रहा है, हेबर प्रोसेस सारा वो बोरो हो रहा है आपका। आगे जब आप ऑर्गेनिक करोगे सारे वही हैं, अल्केन अल्कीन अल्कोहल कार्बोक्सिलिक, सब चैप्टर्स वही हैं। सो यू आर गोइंग टू रिवाइज ओ लेवल्स, वो आपको ज़रूरत पड़ेगी, ओ लेवल्स आपको आना चाहिए। दैट इज़ द अजम्पशन, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड दीज सेशंस। मैंने कहा था मैं इस अजम्पशन पे हूँ कि आपको ओ लेवल्स का कंटेंट याद है, तो जहाँ पे आपको ज़रूरत फील हो रही है तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए रिवाइज ओ लेवल्स। अच्छा जी, ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन सीरियम मेटल है ना, तो वही डायग्राम बनानी है डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स वाली। सजेस्ट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीरियम 4 ऑक्साइड। मेटल है ना, मेटल और नॉन मेटल मिलके बना रहे हैं, तो आप दो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या लिखोगे? हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट कर लो, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कर लो, एन एक्वस और मोल्टन फॉर्म, राइट। अच्छा, अब ये इस चैप्टर में से क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन द कंडीशंस नीडेड फॉर मैग्नीशियम टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन। देखो उसमें सिर्फ कंडीशन ये थी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे थे और वाटर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे थे, राइट। जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो आपकी जो एक ही कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, दैट इज हीट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग चाहिए होती है आपको इसके लिए। और क्यों चाहिए होती है वो उसने एक्सप्लेनेशन भी मांगी। स्टेट करो, उसने कहा साथ एक्सप्लेन करो। तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड। क्यों करवानी पड़ती है हीटिंग? उन रिएक्शंस में आपको देनी पड़ती है जहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है,
क्योंकि आपको वो याद है, वो जो रोलर कोस्टर वो हाईएस्ट पॉइंट तक जाती थी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में, उसको इमेजिन करो। हीट इस वजह से देनी पड़ती है ताकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेशन एनर्जी तक लेके जाया जा सके। तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड overcome to overcome high activation energy. High is the catchword here. What would be seen during the reaction in B1? ये फ्लेम्स के कलर्स हैं, आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट फ्लेम होता है। राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम और पानी रिएक्ट कर रहे थे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहे थे और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। आई होप कि याद होगा, ये अभी किया मैंने। डिस्क्राइब व्हाट वुड यू सी व्हेन कैल्शियम इज एडेड टू कोल्ड वाटर। आपने बेसिकली कैल्शियम को डालोगे पानी में, कैल्शियम वैसे ही रिएक्ट करता है, इसमें अल्कली मेटल रिएक्ट करते हैं। तो आपने ऑब्जर्वेशन लिखनी है। व्हाट वुड यू सी, पहली चीज क्या लिखोगे? एफरवेसेंस। एफरवेसेंस नजर आएगी आपको, ठीक है। दूसरी चीज क्या लिखोगे? दूसरी चीज ये लिखोगे कि सॉलिड कैल्शियम जब इसमें डाल रहे हो तो वो डिजोल्व हो जाएगा। सॉलिड कैल्शियम डिसअपियर्स। 3 ऑब्जर्वेशन मांगी है उसने। और जब इनको ऐड करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, वो क्लाउडी होता है, सोल्यूशन को क्लाउडी कर देता है। तो वाटर टर्न्स क्लाउडी। क्लाउडी। राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन 1। तो कैल्शियम और पानी रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। वो कह रहे हैं डिस्क्राइब हाउ द रिएक्शन ऑफ बेरियम विद कोल्ड वाटर वुड डिफर फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम। अब बेरियम नीचे है ग्रुप 2 में, तो ऑब्वियसली वो फास्टर होगा रिएक्शन। कैसे डिफर करेगा? ठीक है, फास्टर रिएक्शन होगा तो फास्टर बबलिंग होगी या फास्टर एफरवेसेंस होगी। एक ही लिख दो, बहुत है। फास्टर एफरवेसेंस होगी, ठीक है। Explain why there is no visible reaction when a piece of magnesium ribbon is exposed to air. यानी कि मैग्नीशियम रिबन इज एक्सपोज टू एयर, बेसिकली मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन की बात ही कर रहे हैं जो पीछे कर रहे थे हम। उसके लिए हमने क्या बोला था कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग चाहिए आपको। क्यों चाहिए? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी हाई है। 2 मार्क का है तो 2 मार्क के हिसाब से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई, ठीक है। सो लेस मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, इस वजह से रिएक्शन नहीं हो रहा। हो सकता है हल्का फुल्का हो रहा है, उसने कहा देयर इज नो विजिबल रिएक्शन, इतना नहीं हो रहा कि नजर आए। अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर हीट रेजिस्टेंट ब्रिक्स to furnace linings. State and explain the property of magnesium oxide that makes it suitable for this use. Okay, heat resistant bricks में यूज कर रहे हैं हम इसको। ये इस वजह से होगा, अब आयोनिक है ना, ठीक है। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो अगर आप हीट रेजिस्टेंट ब्रिक्स में भी मैन्युफैक्चर करना है आपने हीट रेजिस्टेंट ब्रिक्स, यानी कि आपको हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन करवाना है, तो आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए होगी ना इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड आयोनिक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो स्टेट करो कि क्या रीज़न है, बता दिया मैंने कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक्सप्लेन करो कि क्यों होता है। बिकॉज इट हैज़ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। Suggest the reason why magnesium oxide cannot be used as a lining for any furnaces containing acidic materials. मैग्नीशियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, वो रिएक्ट कर जाते हैं एसिड के साथ। तो यू कैन नॉट यूज इट फॉर एनी फर्नेस विच हैज एसिडिक मटेरियल्स, ठीक है। तो आप बता दें कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक, so it reacts with acid, with acidic materials ऐसे।
स्टेट द ट्रेंड इन द टेम्परेचर ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रुप 2 नाइट्रेट्स एंड कार्बोनेट्स। पता ही है हमें क्या होता है, बढ़ती है थर्मल डिकम्पोज टेम्परेचर ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब टेम्परेचर बढ़ता ही है ना इनका, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो आपने बस यही बताना है कि इंक्रीज डाउन द ग्रुप। गिवन इक्वेशन फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट को आप ब्रेक करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। कैल्शियम नाइट्रेट को ब्रेक करेंगे तो नाइट्रेट को जब ब्रेक करते हैं तो ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और साथ में ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, बैलेंस कर लेना इसको, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, गिव द फॉर्मूला ऑफ ईच ऑफ द कंपाउंड्स ए टू डी। HNO3 और मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाया है, तो मेटल और एसिड, सिंस ये देखो अजीन, ये आपके एसिड्स और बेसिस में से आ गया, मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनती है, राइट। तो ए क्या होगा, कौन सा सॉल्ट बनेगा, फॉर्मूला बताना है, मैग्नीशियम का नाइट्रेट बनेगा। तो फॉर्मूला होता है MgNO3 ट्वाइस, Mg+2 होता है और NO3-1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा। और बी पे क्या होगा, हाइड्रोजन। फॉर्मूला लिखना है, नाम नहीं लिखना। सी पे क्या बन रहा है, सी और डी है ये। अच्छा, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट को हीट किया है तो डिकम्पोज हो गया ना, वाटर बना है साथ में उसने। ए क्या था हमारा, मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो ये मेटल ऑक्साइड में ब्रेक हुआ है, वाटर में ब्रेक हुआ है और साथ में सी और डी भी है इसके। तो हमें तो यही पता है नाइट्रेट जब ब्रेक होता है और क्या चीज़ बन सकती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है और ऑक्सीजन बनती है। Describe and explain the trend in reactivity of these elements with cold water, magnesium, calcium, barium। तो डिस्क्राइब करना है फिर एक्सप्लेन करना है। अब बता दो कि मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम जो है, रिएक्टिविटी जो है दैट इंक्रीजेस फ्रॉम मैग्नीशियम टू कैल्शियम टू बेरियम। ठीक है, क्यों बढ़ती है, इस वजह से बढ़ती है क्योंकि एटॉमिक रेडियस बड़ा होता जा रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर होते जा रहे हैं, इट गेट्स ईजियर टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस ही हैं सारे, सारे इस तरह के क्वेश्चंस हैं। कुछ एसिड बेसिस में से साथ बोरो कर रहे होंगे, क्योंकि ग्रुप 2 है ना, सारे मेटल्स हैं, तो मेटल के रिएक्शन वो बोरो कर रहे होंगे। अब ये क्वेश्चंस हैं तो सब काफ़ी सारे ही हैं, सॉल्व करने पड़ेंगे तुम लोग को। 11 हैं, 5 मैंने करवा दिए तुम लोग। इसी फाइल में मैं यही फाइल भेज देता हूँ तुम लोगों को, बल्कि मैं खाली फाइल भेजता हूँ तुम लोगों को, सो दैट, बल्कि भेज दी है बल्कि मैंने तुम लोगों को फाइल, तो देख लेना। ग्रुप 2 क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हाँ बच्चों, ग्रुप 2 क्लियर है। 17 पे, ग्रुप 7 पे चलो। ओके, so let's do group 7। कलर और स्टेट बताना है, ये पता ही है हमें। हेलोजेंस बिकम लेस वोलेटाइल डाउन द ग्रुप, ये भी पता है। वो कह रहे हैं वोलेटिलिटी क्यों कम हो रही है भाई उनकी, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। मेल्टिंग पॉइंट क्यों बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों बढ़ रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसलिए बढ़ रही है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। कितने मार्क्स का है, लेट मी सी, कितने मार्क्स का है, उस हिसाब से फिर आंसर लिखना पड़ेगा इसका, पता नहीं है। एनीवे यू कैन सिंपली राइट, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that lead that result in stronger van der Waals। Okay, halogens are oxidizing agents, state and explain the trend in oxidizing power of halogens।
तो स्टेट करें पहले। ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है रिएक्टिविटी, उसके बाद कम होती है। तो सबसे पहले ये बता दो, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर decreases down the group, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। और ये एक्सप्लेन भी करने के क्यों हो रही है। ये इस वजह से हो रही है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी कम होती जाती है। ग्रुप एज एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज। आई थिंक 3 मार्क्स का है ये। और ये क्यों कम होती है, तीसरा मार्क इसका आ जाएगा। क्यों एबिलिटी कम हो रही है, बिकॉज एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। ठीक है, लीडिंग टू मोर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपने सोडियम क्लोराइड में डाला है, सोडियम आयोडाइड में डाला है, ऑब्जर्वेशंस बताएं। अब सोडियम क्लोराइड में सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी, ये अभी हमने किया है, राइट। दो इसके केस में अगर रिएक्शन याद हो तुम लोगों को, NaCl और H2SO4 जब रिएक्ट कर रहे थे तो क्या बन रहा था, NaHSO4 बन रहा था और साथ में HCl बन रहा था, राइट। और जब NaBr, ये आई है बल्कि, NaI रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो NaI बने, NHSO4 बनेगा और साथ में HI बनेगा। HCl के तो वाइट फ्यूम्स आते हैं, वो आ गए, ये रिएक्शन यहाँ पे रुक जाता है। लेकिन ये HI दोबारा फर्दर ऑक्सीडाइज होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और आयोडीन बनाता है, आयोडीन के वेपर बनाता है। ठीक है, तो आपको उसी लिहाज से कुछ लिखना हो। एक सेकंड, ऑब्जर्वेशन ही मांगी है ना उसने। हाँ सही है, आयोडीन के वेपर बनते हैं, आयोडीन के वेपर्स जो होते हैं वो पर्पल होते हैं। ठीक है, आयोडीन वैसे ब्लैक सॉलिड है, एक्वस होगा तो ब्राउन होता है और वेपर होंगे तो पर्पल होता है। ठीक है, गिव रीजंस फॉर द डिफरेंस इन दीज ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो यहाँ पे आप ये बता सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो, सल्फ्यूरिक एसिड कैन नॉट ऑक्सीडाइज क्लोराइड, इज नॉट strong enough to oxidize chloride ion, but it can oxidize iodide। ठीक है, अब सल्फ्यूरिक एसिड की सोडियम ब्रोमाइड के साथ लिखनी है आपने इक्वेशन। तो ये वही है, अभी मैंने बता दिया आपको, सोडियम आयोडाइड से बता दिए, अब ब्रोमाइड के केस में ब्रोमीन बन जाएगी बस। सिल्वर नाइट्रेट को जी में डाला है उसने और येलो प्रेसिपिटेट बना है। वो कह रहा है एक्सप्लेन करो ये कलर क्यों येलो आ रहा है। तो जब सिल्वर नाइट्रेट आपने जी में डाला है, येलो प्रेसिपिटेट बना है, इसका मतलब है सिल्वर आयोडाइड बना है, यानी कि जी में आपका आयोडाइड आइन था। तो आपने ये बताना है यहाँ पे कि सिल्वर आयोडाइड बना है यहाँ पे, इस फॉर्म्ड। उसके बाद एक्वस अमोनिया डाली है उसने, मास ऑफ प्रेसिपिटेट डिक्रीजेज, यानी कि डिजॉल्व हो रहा है। किस केस में डिजॉल्व होता है, एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन। ये डिजॉल्व इस वजह से हो रहा होगा, डिजॉल्व कौन हो रहा था, एक्वस अमोनिया में। दिस इज एक्वस अमोनिया, नॉट कंसंट्रेटेड अमोनिया, राइट। क्लोराइड डिजॉल्व हो रहा था, ब्रोमाइड और आयोडाइड कंसंट्रेटेड के केस में सीन था उनका। हमने याद है हमने ये भी किया था। इफ आई जस्ट शो यू द टेबल अगेन, ये रहा। क्लोराइड डाइल्यूट नाइट अमोनिया जब आप डालते हैं तो क्लोराइड डिजॉल्व हो जाता है, ब्रोमाइड और आयोडाइड डिजॉल्व नहीं होते। और आपने एक्वस अमोनिया मतलब डाइल्यूट ही डाला है, तो और डिजॉल्व हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड थे, इस वजह से डिजॉल्व हो रहा है। सिल्वर क्लोराइड डिजॉल्व। ठीक है, ये देखो बॉन्ड एनर्जी वाले रिएक्शन थे, एनर्जेटिक्स में से आ रहे हैं। बॉन्ड्स, बॉन्ड्स ब्रोकन माइनस बॉन्ड्स फॉर्म्ड।
डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द रिलेटिव थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। इनकी बॉन्ड एनर्जी बता दी आप, इसकी बॉन्ड एनर्जी इतनी है, यानी इसको तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, इसको तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, इसको तोड़ने के लिए इतनी चाहिए, इसको तोड़ने के लिए इतनी चाहिए। इफ़ यू कैन सी, ये आप वैसे ऑर्गेनिक में भी तसल्ली से पढ़ेंगे, लेकिन आप वैसे देख लो। थर्ड क्वेश्चन, एक सेकंड। या तो सबसे पहले डिस्क्राइब कर दो हो क्या रहा है। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप ना, क्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन। पहले ये बता दिया, एक मार्क तो आ जाएगा। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब वो क्यों रही है? इनमें से फ्लोरीन सबसे छोटा है। अगर लेट से ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है, उसके बाद ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, HF HCl, ये हाइड्रोजन है, ये ब्रोमीन है, पर ये हाइड्रोजन है और ये आयोडीन है। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन वहीं पे ही है, बॉन्ड ये बन रहा था, अब बॉन्ड ये बन रहा है, अब बॉन्ड ये बन रहा है, अब बॉन्ड ये बन रहा है। तो न्यूक्लियस से हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर ही होता जा रहा है। ऑब्वियस ही बात है ना, ये वाला बॉन्ड जो होगा HI वाला सबसे वीक होगा। ठीक है ना, जितनी लंबी स्टिक होती है उतनी वीक होती है, उसको तोड़ना उतना मुश्किल होगा। जितनी छोटी स्टिक होती है उसको तोड़ना उतना, सॉरी, जितनी लंबी स्टिक होती है उसको तोड़ना उतना ही आसान होता है, और जितनी छोटी स्टिक होती है उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे यही बताना है, स्टिक्स का ना बताना। आप बताएंगे थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। ठीक है, एज halogen atoms get bigger, जब वो बड़े होते जाएंगे, less energy is required to break them। ठीक है, समटाइम्स आपको नॉलेज अप्लाई करनी पड़ती है, जो पहले पढ़ा होता है वो एग्जैक्ट नहीं आता, यहाँ पे आपको अप्लाई करनी पड़ती है अपनी नॉलेज। आपको पता था कि एटॉमिक रेडियस बढ़ता है नीचे जाते हुए, बॉन्ड एनर्जीज आपको उसने वैल्यूज दे रही हैं, तो आप अच्छा आपने खुद इंफॉर्मेशन जो है इससे एक्सट्रैक्ट करके सॉल्व करना था। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट ना मैंने तुम लोगों को थोड़ा सा रह गया बताने वाला, ये 10 मिनट का कॉन्सेप्ट था, ये मैं तुम लोगों को करवा दूंगा। ब्रॉन्स्टेड लॉरी और ब्रॉन्स्टेड एसिड का कॉन्सेप्ट, आई एक्सप्लेन इट टू यू गाइस। ये रिसेंटली ऐड हुआ है तो इस वजह से मिस हो गया, प्रेजेंटेशन में नहीं था। अच्छा, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ट्रेंड बताना है बॉइलिंग पॉइंट्स का, एक्सप्लेन करना है हाइड्रोजन हैलाइड्स का। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहे होंगे? बढ़ ही रहे होंगे ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है। वो कह रहे HF फॉलो नहीं कर रहा इस ट्रेंड को, ऑब्वियसली नहीं करेगा, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो उसका ट्रेंड ही टोटली डिफरेंट होगा। अच्छा, ये वाला करते हैं, क्वेश्चन बी पार्ट जो है। ओके, P2 combines with hydrogen to form HP। दो हेलोजेंस हैं, P2 है और एक Q2 है, which can be easily broken down into its elements। Solution of HP in water reacts with silver ions to form a yellow precipitate। अगर येलो प्रेसिपिटेट बना रहा है, इसका मतलब है ये जो P था ये I था, आयोडीन था P। P2 हैज टू बी आयोडीन, यहाँ पे लिख दें, आइडेंटिफाई कर लिया आपने हेलोजन को। ठीक है, और Q2 combines explosively with hydrogen in sunlight। ठीक है, ये मोस्ट लाइकली क्लोरीन है, एंड स्टेबल टू हीट, और ये वाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है सिल्वर आयन के साथ, तो सिल्वर क्लोराइड के वाइट होते हैं, तो Q2 क्या होगा? क्लोरीन। HP decomposes into elements when heated, but HQ is stable to heat। Explain with reference to bond energies। यहाँ पे बता दो ना, बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे दी भी हुई है, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, इसकी कम है। ठीक है, HQ के केस में बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, HP के केस में कम है, इस वजह से इट इज़ ईजियर टू ब्रेक HP देन HQ। थर्मल डिकम्पोजिशन लिखनी है HP की, तो आप HP के रेफरेंस से ही लिखो। ठीक है, HP को ब्रेक करोगे तो H2 और P2 में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, आयोनिक इक्वेशंस लिखनी है इंक्लूडिंग स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर आयंस टू aqueous HQ।
तो जैसा सिल्वर क्लोराइड की लिखते थे ना, सिल्वर क्लोराइड Ag+1 Cl-1। अब इसके केस में लिख दो। अब इसने HQ की वो बोली हुई है, तो उस हिसाब से लिख देते हैं। AgCl नहीं लिखते, Ag लिख देते हैं। Ag will form Ag+1 and Q-1। Subsequent dissolving of this precipitated in aqueous ammonia, उसके बाद ये डिजोल्व हो जाएगा एक्वस अमोनिया में। तो Ag अमोनिया में डिजोल्व हो जाएगा। ये बेसिकली अमोनियम आयन बनाएगा और QCl बनाएगा। एक सेकंड, इस रिएक्शन को भी देने तो मैं वही लॉरी ब्रॉन्सेट करवाऊंगा तो इट विल मेक मोर सेंस। अभी ये वाला रिएक्शन रह गया हमारा, ये एक दफ़ा कर लो। क्लोरीन एक कोल्ड NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। दिस इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। NaCl के साथ NaClO बनता है, तो W क्या होता है? NaClO। जब हॉट के साथ करता था ये, तो NaCl के साथ NaClO3 बनता है। तो X क्या है? NaClO3। तो जो मेजर रिएक्शन है ना, वो मैंने तुम लोगों को करवाने थे, ये हो गए। Cl2 और H2 रिएक्ट करेंगे तो HCl बनाएंगे। ठीक है, ये आपका इसका मतलब है कि आपका HCl था। अब HCl को पानी में डाला है आपने, तो क्या बना रहा है वो? ये बनाएगा, पानी में डाला है इसने Y, और Y AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये लोग ना ये, अच्छा Y मांगा है इसने। अच्छा ठीक है ना, Y तो यही है। ओके ठीक है, पानी में डिजोल्व करके एसिड बना दिया उसने, फिर AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाया, तो यहाँ पे AgCl बनेगा। तो दिस इज इट एक्चुअली, और इसमें है नहीं, लेकिन जितनी जल्दी अभी तुम लोगों के पास टाइम है, तुम लोगों के पास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन है, अच्छे से ना ग्राइंड करो इसको। डू अ प्रॉपर ग्राइंड विद ग्रुप पीरियड 3, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 17। एक दफ़ा अच्छे से ग्राइंड कर लोगे ना, फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी तुम लोगों को। रिएक्शंस याद हो जाएंगे और रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। और एक एडवाइस है तुम लोगों को कि 3-4 क्वेश्चन करके नहीं छोड़ना, क्योंकि पहले 3-4 क्वेश्चन तुम लोग करोगे ना, वो सबसे मुश्किल लगेंगे। ठीक है, एक गो में बैठ के सॉल्व करना। ऐसे नहीं करना कि आधा घंटा कर लिया फिर आधा घंटा कर लिया, बिकॉज आप अगर आधा घंटा करोगे फिर आधा घंटा करोगे, आपको डिफिकल्टी लेवल सेम लगेगा। आप अगर 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के एक चैप्टर को देते हो एक दफ़ा में, तो पहले 3-4 सवाल मुश्किल लगेंगे, उसके बाद लगेगा अच्छा ये तो फ्लो बन गया। ठीक है, तो हर दिन एक एक पकड़ लो चैप्टर, 1-1.5 घंटा लगाओ तीनों चैप्टर्स में। ठीक है, और इसके पास पेपर सॉल्व कर लो, मैंने भेज दी हुई है तुम लोगों को। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। एक इनऑर्गेनिक का एक छोटा सा चैप्टर है नाइट्रोजन एंड सल्फर का, वो हमने ओ लेवल्स में भी पढ़ा हुआ, वो करके पहले हाफ आवर में, उसके बाद मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दूँगा नेक्स्ट वीक से। ओके, तो क्लास में रहना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तुम लोगों को इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, 2 वे क्लास होना ज़रूरी है। ठीक है, रिकॉर्डिंग में मज़ा नहीं आएगा तुम लोगों को ऑर्गेनिक का। सो एनी क्वेश्चंस? हसीना, हिमा, शमांति, Shajia. Shajia, are you there? I haven't seen any comment from you. Yes, Shajia. You raised your. Acha, you just said yes. Okay. Okay then. See you guys on Friday. Allah Hafiz.